बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे सम डिसऑर्डर्स व्हिच आर रिलेटेड टू जीआईटी। ठीक है, सो बेसिकली जीआईटी के अंदर कौन कौन सी डिजीजेस कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्पेसिफिकली आज हम जानेंगे अल्सर्स के बारे में कि अल्सर क्या होता है, फूड पॉइजनिंग के बारे में एंड डिस्पेप्सिया के बारे में। ठीक है, फिर जो अगली वाली वीडियो होगी ना उसके अंदर हम ओबेसिटी, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा को डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज द पार्ट 1 वीडियो ऑफ डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू जीआईटी। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अल्सर होता क्या है। अल्सर बेसिकली हम कहते हैं कि जब भी म्यूकोजा को डैमेज पहुंच जाए, म्यूकोजा रप्चर हो जाए तो उसे बेसिकली हम अल्सर कहते हैं। ठीक है, आसान अल्फाज में समझाऊं, सपोज दिस इज द स्टमक। ठीक है, ये स्टमक है और ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ना ये वाला, दिस इज द म्यूकोजा। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द म्यूकोजल लेयर। ओके, सो दिस इज द म्यूकोजा। अब क्या हो जाए कि ये जो म्यूकोजा है ना ये यूं डैमेज हो जाए, ठीक है ना, यूं रप्चर हो जाए, खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। सो इस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं अल्सर। ठीक है ना, सो इसे बेसिकली हम अल्सर कहते हैं। अच्छा, अब ये डिस्ट्रॉय होती क्यों है? अगर इस स्टमक के अंदर ज्यादा से ज्यादा HCl बने, हद से ज्यादा HCl बने, फिर वो HCl क्या करे कि इस म्यूकोजा को डिस्ट्रॉय करे। सो इससे भी बेसिकली हम अल्सर कहते हैं। ठीक है, सो अल्सर क्या होता है? दिस इज द एक्सकोरिएशन ऑफ द म्यूकोजा। ठीक है ना, एक्सकोरिएशन ऑफ द म्यूकोजा। ठीक है ना, जब म्यूकोजा डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, एक्सकोरिएट हो जाए, सो इसे बेसिकली हम अल्सर कहते हैं। ओके, सो अल्सर दिस इज अ सोर। ठीक है ना, सोर यानी कि पेनफुल जख्म which could be developed anywhere in the body। ठीक है ना, अल्सर बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी पार्ट में हो सकता है। ठीक है ना, वो डिडेनम के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, वो इसोफेगस के अंदर भी हो सकता है, वो स्टमक के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, so in the GIT gastrointestinal tract the most common ulcers are the peptic ulcer। ठीक है ना, देखिए अल्सर की भी काफी सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है ना, कुछ ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं, कुछ पेप्टिक अल्सर होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो मोस्ट कॉमन GIT अल्सर होता है ना उसे बेसिकली हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ओके, so they may be termed as gastric ulcer or intestinal ulcer depending upon the location in the stomach or intestine respectively। ठीक है, देखिए अगर म्यूकोजा जो स्टमक की है, अगर स्टमक की म्यूकोजा डैमेज हो जाए तो उसे बेसिकली हम कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है ना, गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक। और अगर डिडेनम की जो म्यूकोजा है अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसे बेसिकली हम कहेंगे इंटेस्टिनल अल्सर। देखिए डिडेनम क्या है, डिडेनम बेसिकली इंटेस्टाइन का पार्ट है ना। सो जब इंटेस्टाइन, जब डिडेनम का जो म्यूकोजा है जब वो डिसरप्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो उसे बेसिकली हम कहेंगे इंटेस्टिनल अल्सर। ओके, so they are also termed as the peptic ulcer since the damage is caused by the digestive juices। ठीक है, देखिए इन अल्सर्स को हम पेप्टिक अल्सर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है ना, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस हो गए, ये गैस्ट्रिक जूस जो है ना ये बेसिकली क्या करवाता है, अल्सर्स कॉज करवाता है। ठीक है, याद रखनी है ये जो गैस्ट्रिक जूस है ना ये बेसिकली गैस्ट्रिक अल्सर भी कॉज करवाता है। ठीक है, और ड्यूडेनम अल्सर भी कॉज करवाता है। ठीक है, ड्यूडेनम अल्सर ऐसे, सपोज इसको मैं यहाँ पे समझाऊं, सपोज दिस इज स्टमक, ये स्टमक है और ये बेसिकली हमारा डिडेनम है। ठीक है, ये जो सी शेप मैंने बनाया है ना दिस इज द डिडेनम। ओके, और ये जो मैंने जे शेप बनाया दिस इज द स्टमक। ओके, अब बेसिकली क्या होता है कि स्टमक के अंदर अगर हद से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है ना, एबनॉर्मल हद से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो जाए तो जाहिर सी बात है उस हद से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस के अंदर हद से ज्यादा HCl भी होगा। ठीक है, अब वो वाला HCl अगर डिडेनम के अंदर चला जाए तो वो डिडेनम की म्यूकोजा को डिसरप्ट कर देगा, डिडेनम की म्यूकोजा को डिस्ट्रॉय कर देगा और इसे बेसिकली हम कहेंगे इंटेस्टिनल अल्सर। ठीक है, देखिए डिडेनम किसका पार्ट है, डिडेनम इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, तो जब डिडेनम की म्यूकोजा डिसरप्ट होगी, डैमेज होगी, तो इसे हम कहेंगे इंटेस्टिनल अल्सर। ठीक है ना, और फिर ये बहुत ही ज्यादा HCl जो है ना ये फिर गैस्ट्रिक म्यूकोजा को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, और गैस्ट्रिक अल्सर भी कॉज करवा देगा। ओके, so it happens when the HCl of the gastric juice it etches away the protective layer of the mucus which may cause painful condition। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि जो HCl होता है ना, HCl ही कल्परेट होता है। सो जो HCl होता है गैस्ट्रिक जूस का, ये क्या करवाता है कि जो म्यूकस लेयर है ना, म्यूकस लेयर दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, इस प्रोटेक्टिव लेयर को क्या कर देता है, एच कर देता है, यानी कि हटा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बंदे को पेट में दर्द होता है और पेनफुल कंडीशन होती है। ओके, so the most common causes of the peptic ulcer
or some bacteria like Helicobacter pylori, H. pylori, some medications like aspirin, stress, drinking alcohol or taking a lot of spicy food. अच्छा बेसिकली ये पेप्टिक अल्सर्स होते क्यों है? पेप्टिक अल्सर्स जिसमें ये गैस्ट्रिक अल्सर भी आ जाता है और ड्यूडेनम अल्सर भी आ जाता है, ठीक है, या इंटेस्टिनल अल्सर। सो ये पेप्टिक अल्सर होते क्यों है? पेप्टिक अल्सर बेसिकली कुछ बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जैसे कि H. पाइलोरी बैक्टीरिया, H यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा HCl को सिक्रीट करवा देता है और वो HCl क्या करता है कि म्यूकोजा को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। यहाँ तो कुछ मेडिकेशन है, कुछ दवाइयां वगैरह हैं, जैसे कि एस्पिरिन हो गया, ये एस्पिरिन क्या करता है, ये भी म्यूकोजा को डिस्टर्ब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। सिमिलरली स्ट्रेस, जब बंदा ज्यादा नर्वस होता है, जब ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है, ज्यादा परेशान होता है, तो उससे भी क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है। पेप्टिक अल्सर तब भी हो सकते हैं जब बंदा ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करे, ठीक है, बिकॉज ये अल्कोहल भी क्या कर देता है, म्यूकोजा को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। या जो ज्यादा स्पाइसी फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, वो लोग जो ज्यादा से ज्यादा स्पाइसी फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं, एक ही दिन के अंदर 10-10 नूडल्स खा लेते हैं, ठीक है। सो उनके अंदर भी क्या होता है, उनके अंदर भी बेसिकली पेप्टिक अल्सर जो है ना वो कॉमन होता है, ओके। अच्छा, जो बंदे पेप्टिक अल्सर के शिकार होते हैं उनके अंदर लॉस ऑफ एपिटाइट होती है, ठीक है ना। उन पेप्टिक अल्सर पेशेंट को भूख नहीं लगती, शार्प एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है ना, पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, नोजिया होती है यानी कि दिलकच्ची होती है, एंड वॉमिटिंग, उल्टी आ जाती है, ओके। So the treatment depending upon the causes consists of proper antibiotic and proton pump inhibitors PPI to reduce the secretion of acid in stomach. अच्छा बेसिकली जो अल्सर है ना, अल्सर की जो ट्रीटमेंट होती है वो बेसिकली एजेंट के हिसाब से डिपेंड करती है, ठीक है, कि आया किसी बैक्टीरिया ने पेप्टिक अल्सर कॉज करवाया है या किसी मेडिकेशन ने पेप्टिक अल्सर कॉज करवाया है, ठीक है। सो एजेंट के हिसाब से बेसिकली जो ट्रीटमेंट होती है ना वो डिफरेंट होती है पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स के लिए, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स बेसिकली ड्रग्स होती हैं, ठीक है, और ये क्या करती हैं कि H. पाइलोरी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर जो है ना वो खत्म हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स भी देते हैं। ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स क्या हैं, ये भी बेसिकली मेडिसिन ही हैं, ठीक है ना। ये क्या है, दीज आर आल्सो द मेडिसिन, और ये भी क्या करती हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर को ट्रीट करती हैं, ओके। उसके अलावा ये जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है ना, ये क्या करता है कि जो गैस्ट्रिक एसिड जो कि ज्यादा से ज्यादा सिक्रेट हो रहा होता है, उसकी सिक्रीशन को कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, ताकि कम से कम HCl प्रोड्यूस हो, ठीक है ना, और कम से कम गैस्ट्रिक म्यूकोजा को नुकसान हो, ओके। Now let's talk about the food poisoning, ठीक है। So food poisoning, this is the illness is caused by taking contaminated, spoiled or toxic food, ठीक है ना। बंदे को फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, जब बंदा खराब खाना खा ले, ठीक है ना, स्पॉइल्ड बिल्कुल बेकार सा खाना खा ले, ठीक है ना, या टॉक्सिक जहरीला खाना खा ले, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि बेसिकली उसका स्टमक खराब हो जाता है और फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ओके। अच्छा बेसिकली फूड पॉइजनिंग करवाता कौन है, फूड पॉइजनिंग बेसिकली कुछ बैक्टीरियाज करवाते हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, कुछ वायरसेस हो गए, ठीक है, या कुछ दूसरे पैरासाइट्स हो गए, या कुछ दूसरे पैथोजेंस हो गए, ठीक है। पैथोजेंस बेसिकली एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं कि कुछ पैथोजीनियस कंपाउंड, पैथोजीनियस टॉक्सिक कंपाउंड को रिलीज करते हैं, और वो टॉक्सिक कंपाउंड क्या करते हैं कि फूड पॉइजनिंग कॉज करवाते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये जो बैक्टीरियाज और वायरसेस है ना, ये भी क्या करते हैं कि कुछ टॉक्सिक कंपाउंड को रिलीज करते हैं, और वो टॉक्सिक कंपाउंड जो है ना खाने को पॉइजनस बना देते हैं स्टमक के अंदर, ओके। द अनकुक्ड फूड इज अ कॉमन फैक्टर फॉर फूड कंटेमिनेशन, ठीक है ना। अनकुक्ड फूड, खाना सही से पका हुआ अगर ना हो तो वो अनकुक्ड फूड जो है ना वो भी बेसिकली क्या कर सकता है, फूड पॉइजनिंग को कॉज कर सकता है, ओके। And the common symptoms of the food poisoning are stomach cramps, vomiting, fever and diarrhea, ठीक है ना। अब बेसिकली जिस बंदे को फूड पॉइजनिंग होगी तो वो वाला बंदा किन किन चीजों से सफर करेगा, स्टमक क्रैम्प से सफर करेगा, यानी कि स्टमक के अंदर जो मसल्स हैं, हमें पता है स्टमक के अंदर 3 लेयर्स होती है मसल की, लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल लेयर, ऑब्लिक स्मूथ मसल लेयर एंड सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर, ठीक है ना। सो वो जो स्मूथ मसल लेयर है ना, उनके अंदर क्या होगी, क्रैम्पिंग होगी, यानी कि वो जो मसल्स है ना वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रहेंगे, ठीक है ना, वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। सो इस कंडीशन कहेंगे स्टमक क्रैम्पिंग, ओके। और वो वाला बंदा जिसके पास जिसके अंदर बेसिकली फूड पॉइजनिंग है, वो वॉमिटिंग से भी सफर करेगा, उसको उल्टियां आएंगी, बुखार होगा उसको, और डायरिया, लूज मोशंस हो जाएंगे, ओके।
अच्छा, जो ट्रीटमेंट है फूड पॉइजनिंग की, डेट इज अ रीहाइड्रेशन। हमें बंदे को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना है, ठीक है, ताकि फूड पॉइजनिंग उसकी खत्म हो सके। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अब बेसिकली पानी में क्या करना है कि काफी सारा नमक उसको डाल के देना है। काफी सारे जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स हमें उसको पानी के अंदर हल करके देने हैं, ठीक है ना। और उस बंदे को कहना है कि भाई ये वाला पानी पियो, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इससे बेसिकली जो फूड पॉइजनिंग के जो चांसेस है ना वो कम हो जाते हैं, ओके। और कुछ एंटीबायोटिक से, ठीक है ना, अगर रीहाइड्रेशन से या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से अगर काम ना बने, तो फिर हम क्या करते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, और वो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं कि फूड पॉइजनिंग को ट्रीट कर देती हैं, ओके। नाउ वी हैव द डिस्पेप्सिया, ठीक है। डिस्पेप्सिया को हम इनडाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि खाना सही से डाइजेस्ट ना होना। सो इट रेफर्स टू द डिस्कम्फर्ट और पेन दैट अकर्स इन द अपर एब्डोमेन फॉलोड बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग, ठीक है। सो बेसिकली डिस्पेप्सिया में क्या होता है कि जो अपर एब्डोमिनल रीजन होता है ना, सो इसको मैं यहाँ पे बताऊं। सो सपोज दिस इज द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, दिस इज द thoracic कैविटी, ये ऊपर वाली thoracic कैविटी है, एंड दिस लोअर वन, दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। सो बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी का जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, इस ऊपर वाले पार्ट में बेसिकली क्या होता है, काफी सारा पेन होता है, ओके। और ये पेन शदीद हो जाता है जब बंदा खाना खाता है या ड्रिंकिंग करता है, ओके। जब बंदा पानी पिए या खाना खाए तो उससे क्या होता है, उससे जो दर्द होता है ना वो और ज्यादा शदीद हो जाता है, और ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली सिम्टम्स क्या होंगे, यानी कि जिस बंदे को डिस्पेप्सिया है उसके सिम्टम्स क्या होंगे, यानी कि वो कौन कौन सी चीजों से सफर करेगा। नंबर वन इज द ब्लोटिंग, ठीक है ना, ये स्पेल गलत लिखी हुई है, BLOATING होगा, ठीक है ना। ब्लोटिंग यानी कि काफी ज्यादा गैस जो है ना वो उस बंदे के पेट के अंदर भर जाएगी, ठीक है। नौजिया होगी, दिलकची होगी, एंड एब्डोमिनल फुलनेस, ठीक है ना, उसका पेट बिल्कुल भरा हुआ होगा। भरा हुआ क्यों होगा, ड्यू टू द ब्लोटिंग, ठीक है ना, काफी सारी गैस उसके पेट के अंदर भरी हुई होगी, ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा, हार्ट बर्न होगा, यानी कि उसका जो चेस्ट कैविटी है ना उसमें बेसिकली जलन होगी, ठीक है ना, ड्यू टू द एसिड रिफ्लक्स। अब बेसिकली एसिड रिफ्लक्स का क्या मतलब है, सो सपोज दिस इज द स्टमक, ठीक है, ये बेसिकली स्टमक है। और स्टमक के ऊपर बेसिकली क्या आता है, इसोफेगस आता है, ठीक है। हमें पता है कि इसोफेगस के बाद स्टमक आता है, और स्टमक के ऊपर क्या होता है, स्टमक के ऊपर बेसिकली इसोफेगस होता है, ठीक है। सो एसिड रिफ्लक्स का मतलब ये है कि जब ये गैस्ट्रिक जूस जो है ना ये स्टमक से ईसोफेगस के अंदर चला जाए और ईसोफेगस की वॉल को डिस्ट्रॉय करे, सो इसे बेसिकली हम कहेंगे एसिड रिफ्लक्स। और इसी एसिड रिफ्लक्स की वजह से क्या होता है कि हार्ट बर्न, यानी कि चेस्ट कैविटी में क्या होती है, काफी सारी जलन होती है।